मैं 18 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। एक दिन 2 गुंडे हमारे घर आए और मुझे उठा कर ले गए और मुझे कोठे पे बेच दिया। मुझे कोठे पे आए 10 दिन हो गए थे, लेकिन किसी ने भी मेरी तरफ आंख उठा कर नहीं देखा था। मेरी इज्जत महफूज थी। मैं हैरान थी। एक दिन एक लड़का आया और कहने लगा कि मैं इस लड़की के साथ रात गुजारना चाहता हूँ और मुझे अपने साथ कमरे में लेके आ। इसे देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो मेरा बाप बहुत लालची किस्म का शख्स था और मेरी अम्मी को बहुत मारता था और हर वक्त गलत लोगों के साथ उठता बैठता। मेरी अम्मी सिलाई करके हमारा पेट पालती थी और ऐसे करते करते वो अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर एक रोज मेरा बाप घर आया और मुझे कहने लगा, सना बेटी तैयार हो जा, तुझे कोई लेने आने वाला है। जब मैंने पूछा तो मेरे बाप ने जो अल्फाज कहे, मेरे पैर तले से जमीन निकल गई और मेरा सर झुका हुआ था और आंखों से आंसू जारी थे। बाप के अल्फाज बाज़े गश्त बनकर मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं, तुम इनके साथ चली जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने सर उठाया और बाप को खूनी नजरों से देखा। मैंने कहा, अब्बू, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम अपनी बेटी को जुए में हार दोगे। तुम बाप नहीं कसाई हो। मुझे तुमसे नफरत है। अब्बू, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अब्बू हाथ बांधे मेरे सामने खड़े मुझसे माफी मांग रहा था। वो भी रो रहा था, लेकिन मुझे इसके रोने की कोई परवाह ना थी। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठा था। इसे जुआ ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बैरूनी दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई। बाहर वही लोग खड़े थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता था। एक कह रहा था, अशरफ जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है वरना हम अंदर घुस आएंगे। मैंने तनवर भरी नजर दरवाजे पे डाली, जैसे वो दोनों अंदर आ गए हों। अबू बस बार बार यही अल्फाज दोहराए जा रहा था, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरे अबू मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। बाहर जो 2 लड़के खड़े थे वो शक्ल व सूरत से बदमाश दिखाई देते थे। इन्होंने हवस भरी नजर से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। पीछे अबू रोते रोते दहलीज पे ढेर हो गया था। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। इन दोनों औबाशियों की नजरें मुझे अपने वजूद पे गिरती हुई महसूस हो रही थी। मेरा बाप एक जवारी था। इसे जुए की बहुत बुरी लत लग गई थी। जुए की वजह से वो घर का आधा सामान बेच चुका था। जो बचा था वो भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने के बजाय अपनी बेटी को जुए में हार गया था। मेरी अम्मा अब्बा की इसी आदत को दिल से लगाकर फौत हो चुकी थी। मैं अपनी अब्बू की अकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझे कोठे पे ले गए और कोठे की नायिका को फरोख्त कर दिया। वो पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए तो नायिका ने एक लड़के को बुलाया और कहा कि इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से ये यहीं रहेगी। नायिका बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह पली हुई, चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती इस लड़की के साथ एक कमरे में गई। वहाँ बहुत सी लड़कियां मौजूद थी जो सपाट नजरों से मुझे देख रही थी। मैं एक चारपाई पे बैठ गई और सिसकने लगी। लड़कियां मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। इनकी नजरों में मेरे लिए तरस की एक रमक भी ना थी। शायद एक लड़की को मुझ पे तरस आ गया था। वो उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है इसको रोना फजूल है, इसलिए तुम भी ना रो और सब्र से काम लो। इसकी बात दुरुस्त थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते मेरा दम निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया था। कैसा बाप था जिससे अपनी बेटी पे जरा भी तरस ना आया था। मुझे मालूम था कि कोठों पर मुजरों के अलावा जिस्म फरोशी का काम भी होता है। वहाँ जितनी भी लड़कियां थी सब जिस्म फरोशी करती थी। कुछ ही देर हुई तो वो लड़का आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैंने लड़की से पूछा, इसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है? तो कहने लगा, गाहक आएंगे तो नायिका इन्हीं सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाएगी। जिसको जो लड़की पसंद आएगी वो इसी के साथ रात गुजारेगा। ये सुनकर तो मेरी रूह लरज उठी। जिस्म फरोशी के तस्वुर से ही मुझे घिन आने लगी। रात हुआ तो जिदा कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा, परवीन आ जाओ। परवीन नामी लड़की जिदे के साथ चली गई और मैं थर थर कांपती रह गई। मुझे डर था कि अभी जिदा दोबारा आएगा और नाम पुकारेगा। हो सकता है इस बार वो मेरा नाम पुकारे। मैं अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जिदा आता और नाम पुकारता। मतलूबा लड़की इसके साथ
हो जाती। इसी तरह बारी बारी सारी लड़कियां कमरे से चली गई और आखिर में मैं बच गई। मैं समझ गई थी कि अब आखिरी गाहक आएगा तो जिद्दा मुझे ले जाएगा। इसी ख्याल से मैं कांपती रही। किसी गैर मर्द के छूने के तस्वुर से ही मेरी रूह फना हो जाती थी। सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे लिए गाहक ना आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने मेरी इज्जत महफूज रखी थी। ये अल्लाह का मुझ पे खास करम था। अनजान जगह थी इसलिए रात भर नींद भी ना आई थी। सुबह हुई तो सब लड़कियां बारी बारी आकर अपने बिस्तर पे सो गई। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 बजे का वक्त था जब जिदे ने आकर सब लड़कियों को जगाया लेकिन मुझे ना जगाया। पता नहीं क्यों शाम हुई तो नायिका कमरे में आई और सख्त लहजे में पूछने लगी रात किस लड़की की तबीयत खराब थी। सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो नायिका मेरे पास आई और मुझे सर तपा गौर से देखने के बाद कहने लगी देखो लड़की, मैंने तुम्हें बाहरी कीमत देकर खरीदा है इसलिए तबीयत की खराबी के बहाने नहीं चलेंगे। तुमने हमेशा यहीं रहना है और जो मैं कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर है रोना धोना छोड़ो और अपने घर को भूल जाओ। मैंने इसके सामने हाथ जोड़े और मिन्नतें की कि खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। नायिका ने तंजिया नजरों से मुझे देखा और सारी लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी ये सारी लड़कियां भी इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थी। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना। आज रात एक खास गाहक आ रहा है। तुम इन सब लड़कियों में खूबसूरत हो और इस गाहक को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद है इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। जिदा तुम्हें नया सूट ले देगा। दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होने की हदायत करती चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर टूट फूट कर अपनी किस्मत को रोने लगी। जिदे ने मुझे एक नया जोड़ा ला दिया था जिसे मैंने जेबे तन कर लिया। मैं तैयार नहीं होना चाहती थी लेकिन एक लड़की ने बताया कि जो लड़की नायिका की बात नहीं मानती उसे कोड़े मारती है। तभी मैं डर गई थी। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होकर अपनी जगह पे बैठ गई। यह सच था कि वहाँ जितनी भी लड़कियां थी मैं उन सब में से छोटी, स्मार्ट और खूबसूरत थी। इसलिए जब मैं तैयार होकर बैठी तो सब लड़कियां मुझे रश्क भरी निगाहों से देख रही थी। रात हुई और गाहकों की आमद शुरू हो गई। जिद्दा हस्बे मामूल कमरे में आकर लड़की का नाम पुकारता और वो इसके साथ चली जाती। नायिका की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात एक खास गाहक आ रहा है। इसे खूबसूरत लड़कियां पसंद है। शायद वो मुझे पसंद कर ले और मुझे इसके साथ रात गुजारनी पड़े। वक्त गुजरता रहा और सारी लड़कियां कमरे से चली गई और आखिर में मैं रह गई। इस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं सारी रात जागती रही लेकिन जिद्दा मुझे बुलाने ना आया। सुबह हुई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने एक बार फिर मेरी इज्जत बचा ली थी। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई। अब ऐसा रोजाना होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गाहक मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे थे। एक तरफ से तो ये अच्छा था, बस मेरे दिमाग में ये सोच आई थी कि मैं खानदान में खूबसूरती के लिहाज से मशहूर थी क्योंकि मेरे कजन मुझे रश्क भरी नजरों से देखते थे, क्योंकि मेरा बाप जवारी था। शायद इसलिए मेरा कोई रिश्ता ना आया था। बाज़-औक़ात वालिदैन के बुरे ऐब लड़की की किस्मत पर बदनुमा दाग बन जाते हैं और यही दाग इनके रिश्ते में रुकावट बन जाते हैं। मेरी माँ तो बहुत अच्छी और साबिर औरत थी लेकिन बाप अच्छा नहीं था। अम्मा बताती थी कि अब्बा इसका कजन था, इसने बाप के कहने पर इससे शादी की थी। शादी के बाद इसका बुरे दोस्तों में उठना बैठना शुरू हो गया था जिसकी वजह से इसे जुए की लत पड़ गई थी। कई बार वो जुए में भारी रकम में जीत कर घर आता था। अम्मा कहती थी कि सना के अब्बा जुआ खेलना छोड़ दे, ये हराम की कमाई है, इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर जिस्म में हराम का एक लुकमा भी रह जाए तो इबादतें कबूल नहीं होती। तेरी इस बुरी आदत की वजह से सना का रिश्ता ना आएगा। अम्मा की बातें अब्बा पर असर नहीं करती थी बल्कि वो अम्मा को डांट कर चुप करा देता। अगर ज्यादा तकरार होती तो अब्बा अम्मा को मारने से भी ग्रेस ना करता। अब्बा कमाता नहीं था, दिन रात बापू बरकत रहे थे। तभी अम्मा ने घर बैठे सिलाई का काम शुरू किया। अम्मा तनख्वाह लेकर आती तो अब्बा कुछ पैसे जबरदस्ती छीन लिया करता। अब्बा की करतूतों की वजह से ही मेरा रिश्ता ना आया था और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। फिर एक दिन अब्बा घर आया और रोते हुए कहने लगा, बेटी मैं तुम्हें जुए में हार चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। एक तो अब्बा ने मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती की थी, फिर वो मुझसे
मुझसे माफी भी मांग रहा था। जब इसने मुझे जुए की शर्त पे लगाया था तो इसे इस वक्त ही सोचना चाहिए था। अब तो माफी की गुंजाइश ही खत्म हो गई थी। मैं इस कोठे से किसी तरह निकलना चाहती थी। मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत थी। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं खुद को मौत के सपुर्द कर दूं। कम से कम जिल्लत से तो बच ही जाऊंगी। लेकिन मुझे वहां से भागने का कोई रास्ता दिखाई ना दिया था। नायका के कोठे के दरवाजे पर 2 गाहक बैठे हुए थे। मुझे कोठे पर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक मैं किसी गाहक को पसंद ना आई थी। मैं रोजाना रात अपने बिस्तर पे जागते जागते गुजारती, फिर सुबह ही सोती। सब लड़कियां भी हैरान थी कि हफ्ता गुजरने के बावजूद अभी तक मैं किसी गाहक को पसंद क्यों ना आई थी। एक लड़की ने अपनी साथी लड़की से मेरे हवाले से चामगोया भी की थी। मैं खामोशी से सुनती रही थी। मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती थी। एक बार भी अब्बा मुझसे मिलने ना आया था। शायद इसे मालूम नहीं था कि जिनके हाथों मुझे जुए में हारा है वो मुझे कोठे पर बेच गई हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे नायका से बात करनी चाहिए। मैं इसकी मिन्नतें करूंगी कि मुझे यहाँ से जाने दे और मैं कोई काम वगैरह करके इसके पैसे उतार दूंगी। इससे बात करने का मौका मिला तो मैंने इससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन नायका किसी तरह भी ना मानी, बल्कि कहने लगी कि क्या मैं बेवकूफ हूँ जो तुझे छोड़ दूं? तू मेरे लिए सोने की चिड़िया है। और कमरे में आके बहुत रोई थी। अल्लाह से मदद मांगी थी कि मुझे इस दलदल से निकाल दे। जब मैं रोती थी तो जिद्दा मुझे तरस भरी निगाहों से देखता, लेकिन बात कोई नहीं करता था। एक रात जब सब लड़कियां अपने गाहकों के साथ रात गुजारने कमरों में चली गई तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। मैंने सोचा था कि शायद मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। मैं बरामदे में पहुंची, लेकिन मुझे नायका तो कहीं ना दिखाई दी, लेकिन जिद्दे के साथ एक आदमी दिखाई दिया। इस आदमी को देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो आदमी हमारे ही मोहल्ले का था। इसका नाम अरशद था। मोहल्ले में मोअज़्ज़िज़ आदमी के नाम से मशहूर था। इसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। वो शादीशुदा और जवान बेटियों का बाप था। इस कोठे पर देखकर इसकी सारी शराफत के पोल खुल गए थे। जिद्दा इससे मेरी की तस्वीर दिखा रहा था और कुछ कह रहा था जो मैं ना सुन सकी और कमरे में चली गई। मुझे डर लगा हुआ था कि कहीं वो मेरे साथ रात गुजारने की हामी ना भर ले। वो मुझे जानता था कि मैं अशरफ की बेटी हूँ और मेरा बाप जवारी है। जब आधा घंटा गुजर गया और जिद्दा मुझे बुलाने ना आया तो मुझे तजस्सुस हुआ। पता नहीं जिद्दे ने अरशद से मेरे बारे में क्या बताया था और मेरी तस्वीर देखकर अरशद ने क्या कहा था। अगले दिन जब जिद्दा मिला तो मैंने इससे पूछ ही लिया। कहने लगा, तुम पूछकर क्या करोगी? वो आदमी तुम्हारी तस्वीर देखकर हैरान हो रहा था कि तुम इस कोठे पर कैसे पहुंची हो। मैंने इससे बताया कि तुम्हारा बाप तुम्हें जुए में हार गया था और जुआ जीतने वाले तुम्हें यहाँ बेच गए थे। तुम्हारे अलावा और कोई लड़की थी नहीं, इसलिए वो वापस चला गया था। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा कि इसने मेरे साथ रात क्यों नहीं गुजारी। जिद्दे ने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस कुछ दिन इंतजार कर लो। वह चला गया और मैं दम बुकदा रह गई। जिद्दे की आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि इसने मुझे सहरे ज़दा कर दिया था। इसका ये कहना कि बस कुछ दिन इंतजार कर लो मुझे उलझन में डाल गया था। मैं सारी रात इसके बात पर गौर करती रह गई, कुछ समझ ना सकी। अलबत्ता मुझे जिद्दे की आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई देती। शायद वो मुझे पसंद करने लगा था। वो खुद भी खूबसूरत और लंबे कद का जवान था। दिन गुजरते रहे और मेरी इज्जत महफूज रही। नायका ने भी दोबारा मेरे बारे में पूछना गवारा नहीं किया था। तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी हैरान थी और मुझे कुरेदने की कोशिश कर रही थी कि अभी तक मुझे किसी गाहक ने पसंद क्यों नहीं किया। एक रात जब सारी लड़कियां गाहकों के साथ कमरे में चली गई तो मैं कोठा घूमने की गर्ज से कमरे से बाहर निकली। बरामदे में जिद्दा और एक आदमी बैठा दिखाई दिए। जिद्दे के हाथ में मोबाइल था और आदमी को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ कह रहा था। आदमी के चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। मैंने इस आदमी को ये कहते सुना, नहीं भाई नहीं, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मैं कल फिर आ जाऊंगा। तो मुझे दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाना। इतना कह के वो चला गया और मैं तजस्सुस में पड़ गई। मैं जिद्दे से पूछना ही चाहती थी कि वहां नायका आ गई और पूछने लगी, हाँ भाई जिद्दे, गाहक को नई लड़की पसंद आई? जिद्दे ने कहा कि नहीं आई, इसके पास पैसे कम थे और वो थोड़े पैसों पर लड़की के साथ रात गुजारने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वो चला गया। जिद्दे के झूठ पर मैं हैरान रह गई कि तुमने ठीक किया, अभी तक किसी मर्द ने इसे नहीं छुआ। मैं इसे किसी अमीर आदमी को पेश करूंगी तो वह इसके साथ रात गुजारने के ढेर से पैसे देगा। नायका की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं इस पे झपट पड़ूं और इसका गला दुबा
करवा दूं, लेकिन मैं अपने इरादे को अमली जामा ना पहना सकी और कमरे में लौट गई। मैं जिदे से बात करने के लिए बेताब थी कि इसने गाहक से क्या कहा था, कि इसने मेरे साथ रात गुजारने का इरादा बदल गया था। मैं छुपके छुपके बरामदे में झांक लेती थी, लेकिन नायिका जिदे के साथ बैठी होती थी। इसी तरह रात गुजर गई और मैं जिदे से बात ना कर सकी। मुझे जिदे का किरदार पर इसरार लगा था। मैं इससे बात करने के लिए मौके की तलाश कर रही थी। मुझे इस कमरे से किसी और कमरे में जाने की इजाजत ना दी, इसलिए काफी दिनों से मैंने आसमान की शक्ल भी ना देखी। एक दिन नायिका अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मुझे जिदा बरामदे में अकेला बैठा नजर आया। मैं जल्दी से इसके पास पहुंच गई। मुझे देखते ही जिदा बुखला गया। अगले ही पल इसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। गुस्से से कहने लगा, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली हो? अगर नायिका ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं इससे पूछना चाहती थी, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं जब्त कर गई। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत महफूज रहेगी और मैं किसी को पसंद ना आऊंगी, मगर ये मेरी खाम ख्याली साबित हुई। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने गाहकों के साथ चली गई तो मैं भी भागने की ख्याल से कमरे से बाहर निकलने की खातिर उठी। दरवाजे पे पहुंची तो मुझे एक लड़के की आवाज सुनाई दी। वो मेरा नाम लेकर कह रहा था, हाँ मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इसी के साथ रात गुजारना चाहूंगा। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी और मैं खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहूंगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना नायिका का दिल मोम ना कर सका। जिद्दा मुझे ले जाने के लिए कमरे में आया और कहने लगा, परेशान ना होना, जो लड़का आ रहा है इसकी बात गौर से सुनना। आ जाओ, मैं इससे कुछ पूछना चाहती थी। लेकिन वो जल्दी से बाहर निकल गया। मैं इसके पीछे चल दी। वो मुझे कमरे के दरवाजे पे छोड़ के चला गया। मैं धड़कते और लरजते वजूद के साथ कमरे में दाखिल हुई। वो जो कोई भी था दरवाजे की तरफ पुश्त किए खड़ा था। मैं इसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो जब मुड़ा तो इसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। वो तो मेरा कजन अली था। मैं इसे देखकर हैरान रह गई। मेरा मुंह से बेसाख्ता निकला, अली मेरी खाला का बेटा था। वो मुस्कुराया और मुझे बिस्तर पे बिठाने के बाद खुद भी बैठा और कहने लगा, सना मेरी जिद्दे से बात हो गई है। नायिका सोच आए फिर वो हमें इस कोठे से बाहर निकालेगा। मैं घूम घूम की कैफियत में मुब्तला होकर इसे देखती रह गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहती थी, मगर इसने होंठों पर उंगली रख कर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कहा कि पहले हम यहाँ से निकल जाएं, फिर तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। कोठे से निकलने के तस्वुर से मेरी रूह सरशार हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद जिद्दा कमरे में आया और हमें बाहर आने का कहा। हम इसके पीछे कमरे से बाहर निकल आए। जिद्दे ने बताया कि नायिका सो गई है, एक गार्ड वॉशरूम में है और दूसरे को मैं बातों में लगाता हूँ। तुम सना को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैंने ऐसा ही किया। गेट पर एक गार्ड मौजूद था और जिद्दे ने इसे बातों में लगाया और मैं अली के साथ निकल गई। वो सीधा मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पे ले गया। मैं बेहद खुश थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मुझे नई आजादी मिली हो। मैं सारी बात जानने के लिए बेचैन थी। तभी अली ने तफसील बताना शुरू की। मैं किसी काम से तुम्हारे घर गया था। खालू जान की तबीयत बहुत खराब थी। मैं इन्हें अस्पताल ले गया। जब इनकी तबीयत संभली तो उन्होंने रोना शुरू किया। मेरे उकसाने पर उन्होंने बताया कि वो तुम्हें जुए में हार चुके हैं और दोनों लड़कों ने तुम्हें कोठे पर बेच दिया। मुझे अफसोस बहुत हुआ। सना, मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन अम्मा नहीं मान रही थी। अम्मा कहती थी कि सना का बाप जवारी है, लोग क्या कहेंगे, तुम किसी और लड़की को पसंद करो। लेकिन मैंने अम्मा से साफ साफ कह दिया था कि अगर मेरी शादी सना से नहीं हो सकती तो फिर किसी से नहीं होगी। बहरहाल खालू के बताने पर मैं फौरन कोठे पहुंच गया। जिद्दा मेरा जानने वाला निकला था, तो वो वहाँ नौकरी करता था। मैंने जिद्दे को तुम्हारी तस्वीर दिखाई और इससे मदद की दरख्वास्त की तो इसने वादा कर लिया। अयाश परस्त लोग जब तुम्हारे पास रात गुजारने की खातिर कोठे पर जाते तो जिद्दा इन्हें कहता कि तुम इस लड़की के साथ रात मत गुजारो। इस लड़की को एड्स है और ये जिंदगी के दिन गुजार रही है और अगर तुम्हें एड्स होगी तो तुम भी मर जाओगे, इसलिए तुम्हारे साथ कोई भी रात गुजारने पर राजी ना होता। हम मौके की तलाश में थे। तुम्हें कोठे से निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। आज हमें मौका मिल गया था और इसने मुझे फोन किया। जिद्दे ने नायिका की चाय में नशे की दवा मिला दी थी। अब वो सुबह से पहले होश में नहीं आई थी। गार्ड का मसला था तो एक गार्ड इत्तेफाक से वॉशरूम गया हुआ था, दूसरे को जिद्दे ने बातों में लगा
लगा दिया था। अब तुम्हारे भागने का इल्जाम जिद्दे पर नहीं आएगा। मैं तुम्हें सुबह घर ले जाऊंगा और हम दोनों सादगी से शादी करेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अली की बातें सुनकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी कि मेरी इज्जत अगर महफूज रही तो अली और जिद्दे की वजह से। इसका सिला तो मैं जिद्दे को नहीं दे सकती थी, लेकिन इसका अजर अल्लाह पाक इसे जरूर देगा। सुबह होते ही मैं अली के साथ खाला के घर पहुंच गई और अली ने सब कुछ अपनी माँ को बताया। मेरी खाला भी हमारी शादी करने पर राजी हो गई और इसी शाम ही हमारा सादगी से निकाह हो गया। हमारे निकाह में मेरे बाप ने भी शिरकत की थी। वो बहुत शर्मिंदा था और बार बार मुझसे माफिया मांग रहा था। आखिर मैंने अब्बा को माफ कर दिया और अली के साथ जिंदगी गुजारने लगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल